हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन टॉपिक। पोलराइजेशन के अंदर मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे, किस तरीके से आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हुआ था और पोलराइजेशन बाय डिफ्रैक्शन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना है डबल रिफ्रैक्शन। दो तीन टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, बहुत सिंपल से हैं, बहुत बेसिक से एक दो कॉन्सेप्ट पकड़ने, उससे सारी चीज़ समझ में जाएगी। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, समझना, नेचर में कुछ क्रिस्टल हमें ऐसे मिलते हैं जिसपे जब अनपोलराइज लाइट डाली जाती है वो आपके पास दो लाइट रेज में स्प्लिट हो जाती है, और जो दोनों लाइट रेज में स्प्लिट होगी वो दोनों की दोनों पोलराइज्ड होंगी। क्या कह रहा हूं मैंने कहा, आप सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐसे मैं आपके लिए एक डब्बा बना रहा हूँ, ये कैल्साइट क्रिस्टल है, एग्जांपल इसका कैल्साइट हो गया। इस पे आप एक अनपोलराइज लाइट डालते हैं। अनपोलराइज लाइट कौन होती है? देखो, जिसके पास पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट्स होंगे। इस अनपोलराइज लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल में डालते हैं, तो आप यहां से देखते हैं कि जो दो लाइटें मिल रही हैं, आपको दो लाइटें मिलेंगी। इसके बाद ये एक लाइट दो लाइट में स्प्लिट हो जाएगी, दोनों की दोनों आपकी पोलराइज रहेंगी। जैसे लाइट को ऐसे जाना सीधे था, लेकिन अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा इसका, और रिफ्रैक्शन के बाद डबल रिफ्रैक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको दो रेज मिलेंगी, उन दोनों की दोनों रेज आपकी क्या होंगी? पोलराइज होंगी। अगर आप अब यहाँ पे खड़े होकर के देखते हैं, दोनों रेज को देखेंगे तो आपके पास दोनों लाइट रेज एंटर करेंगी, तो ये अनपोलराइज्ड ही बेसिकली। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा मेथड यूज कर देते हैं, एक रे को अगर रोक दें, एक ही को पास करें, तो वो पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आई बात? डबल रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, सबसे पहले समझना, अनपोलराइज लाइट को किसी क्रिस्टल से डाला जाता है, जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल, तो अनपोलराइज लाइट रे दो लाइट रेज में डिवाइड हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है, दोनों की दोनों पोलराइज्ड होती है। एक के पास पैरेलल कंपोनेंट होता है, एक के पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। ठीक हो गया? पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों की दोनों पोलराइज्ड लाइट होती है। हमें आगे टॉपिक पढ़ना है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम कह रहे हैं कि अनपोलराइज लाइट रे पोलराइज लाइट रे में कन्वर्ट हो गई है। एक लाइट रे को अगर मैं रोक देता हूं, एक ही को पास करता हूं, तो अनपोलराइज लाइट, अब सोचो आप, मैं इसको रोक दूं, सपोज यहाँ पे यही रोक देता हूं, एक ही तो लाइट आएगी, और ये लाइट कैसी है? आपकी पोलराइज लाइट रे। और ऐसी डिवाइस जिसे हम बनाते हैं डबल रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं हम निकोल प्रिज्म। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। निकोल प्रिज्म हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अब यहाँ पे समझ गए आप लोग। यूपीएल अनपोलराइज लाइट रे है, ये भी पोलराइज्ड है, और आपके पास ये वाली भी लाइट रे कैसी है? आपकी पोलराइज्ड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हमारी दोनों की दोनों लाइट रेस पोलराइज्ड हैं, तो हम इनको नाम देते हैं। क्या नाम करते हैं? देखो, एक को हम लोग बोलते हैं ई रे और एक को बोलते हैं ओ रे। ई मीन्स इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और एक को बोलते हैं ओ रे, वो होती है आपकी ऑर्डिनरी रे। ठीक है, आप ऐसे समझिए, जब मैं रिफ्रैक्शन के लॉस की बात करता हूं, ये कोई लाइट रे आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, सपोज जैसे यहाँ पे भी अगर आप बात करें, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, आई एंगल पे लाइट रे आ रही है और यहाँ से आर एंगल पे जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन इस केस में क्या होगा? दोनों के एंगल अलग है, एक का एंगल R1 हो गया, एक का एंगल आप R2 ले लीजिए, दोनों के एंगल आपके अलग अलग हैं। एक के लिए हम लोग एंगल ले लेते हैं सपोज R1, और एक के लिए हम लोग ले लेते हैं एंगल R2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सपोज इस तरीके से, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे आई एंगल बना रही है, और एक रे का एंगल हमारा ये हो गया, एक रे का एंगल हमारा ये हो गया। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, उसका एंगल सपोज हमने यहाँ पे R2 कह दिया, चलो इसको बाहर बनाए थे, इसको अंदर बनाए थे, इसको R1 कह दो ऑर्डिनरी का, और इसको हमने R2 कह दिया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन ए अपॉन साइन आर होता है। अब आप थोड़ी देर के समझिए, जो ऑर्डिनरी रे है, ऑर्डिनरी रे जो है उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन, इसका एंगल कितना बन रहा है ऑर्डिनरी वाली का? R1 एंगल ले रहेगा, तो साइन R1 आ जाएगा। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करेंगे, तो उसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो साइन आई होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल साइन R2 है। तो देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है कि जब ये अनपोलराइज लाइट रे कैल्साइट क्रिस्टल में एंटर करती है, तो कैल्साइट क्रिस्टल में दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो रहा है। मतलब ये कैल्साइट, जैसे विब्योर की बात करते हैं, व्हाइट लाइट की बात करते हैं, एक लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि प्रिज्म जो है वो सातों कलर के लिए अलग अलग, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है। सारे कलर की वेवलेंथ अलग है, तो सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग अलग। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट से, तो रिफ्लेक्ट उल्टा संबंध है, तो म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। तो कहने का मतलब ये था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा, रेड के लिए सबसे कम होता है। तो ऑप्टिकली सबसे ज्यादा डेंसर वॉयलेट के लिए होगा, रेड के लिए सबसे कम डेंसर होगा।
रेड को निकलने में बहुत आसानी होगी और वॉयलेट को निकलने में मुश्किल होगी। तो वैसे ही आप ये देखिए, एक लाइट रे दो लाइट रे में डिवाइड हो जा रही है, तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होगा। एक का म्यू होगा साइन ए अपॉन साइन R1, म्यू होगा साइन ए अपॉन साइन R2। तो आप कहते हैं दो रे हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। अब हम इसको याद कैसे रखें लंबे समय के लिए? तो देखो, एक रे का नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक का नाम है ऑर्डिनरी रे। तो अब ये समझिए यहाँ पे ऐसे इसको याद रखते हैं। मान लो एक पिताजी की दो लड़कियां हैं, एक ऑर्डिनरी है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं? जो सीधी सादी लॉस को फॉलो करती है, नियम को, पापा ने कहा घर ही में रहना, घर ही में रह रही है, सीधे कॉलेज जा रही है, वापस आ रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली तो थोड़ा सा फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर एंगल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में, मान लो डांसिंग स्किल्स में, ये है वो है, वो एकदम से बिल्कुल ऑर्डिनरी वाली वो होगी जो सारे लॉस को फॉलो करते हुए चलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो होगी जो लॉस को फॉलो नहीं करेगी। तो ऑर्डिनरी रे हमारी वो रे है जो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगी कौन? ऑर्डिनरी रे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे उसको फॉलो नहीं करेगी, इसलिए इसका नाम हमने ऑर्डिनरी रे दे दिया और इसको हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोल दिया। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ यूनिएक्सियल क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल क्या बोला हमने? कैल्साइट, it is split up into two refracted rays. One refracted ray follows ordinary laws of refraction. One ray follows the ordinary law of refraction, which is called ordinary ray. इसको जो hence called ordinary ray, whereas the other refracted ray does not follow the ordinary laws of refraction and is called the extraordinary ray. Therefore, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को if we see an object, if we view an object from this, we will find two images. एक इमेज ई रे के लिए फाइंड आउट करेंगे और एक इमेज किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? ओ रे के लिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी होता है कि अगर आप एक इंक डॉट लगा देते हैं किसी व्हाइट पेपर के ऊपर और उसको कैल्साइट क्रिस्टल से उसके ऊपर जैसे व्हाइट पेपर है, मान लो एक इंक डॉट कर दी, कैल्साइट क्रिस्टल से देखोगे तो आपको दो इंक डॉट दिखेंगी वहां पे। क्यों? एक ईरे की एक तो एक्चुअल दिखेगी ऑर्डिनरी वाली और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बगल में दिखेगी। तो आप एक इंक डॉट वाला एक्सपेरिमेंट सिंपल सा करके, अगर ऑब्वियसली कैल्साइट क्रिस्टल का हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल हो, एक इंक डॉट लगाओ और उसको व्हाइट पेपर के ऊपर ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको दो रेज दिखाई, दो इमेजेस दिखाई देंगी। एक ऑर्डिनरी वाली दिखाई देगी और एक आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली दिखाई देगी। तो बाकी अब डबल पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन का जब हम बात करते हैं उसमें मैं आपको निकोल प्रिज्म पढ़ाता हूँ, लेकिन पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आपके पास दो रेज आ रही हैं, ई रे और ओ रे, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया था। जैसे आप ये सोचिए, इस तरीके से अनपोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है, ये पोलराइज लाइट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, आपके पास ये दोनों रेज पोलराइज्ड हैं, ठीक है, तो इसके सामने आप क्यों ना एक पोलराइड रख दो। अब आप ऐसे समझना, एक पोलराइड रखा आपने, पोलराइजर रखा, जैसे अगर इसकी एक्सिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पैरेलल है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास कर जाएगी और ऑर्डिनरी के जो कंपोनेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप ऐसे सोचिए, दो रेज आ रही है ना, एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे ये होता है, ये दो रेज आ रही हैं, अभी आपके पास ऐसे दो रेज आ रही हैं। अब आपने ऐसे करके हाथ रखा तो ये वाला मार्कर चले जाएगा, ये वाली पेनें रुक जाएंगी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास कर जाएगी, ऑर्डिनरी रुक जाएगी। अब हाथ को आप ऐसे रख दो तो क्या होगा? ऑर्डिनरी पास कर देगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रुक जाएगी। तो आप क्या करते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल के सामने कैल्साइट पर अनपोलराइज डालते हैं, सामने दो पोलराइज लाइट मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों के कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसके सामने पोलराइड को रखो और घुमाओ, तो जब ई के पैरेलल होगा, ई के कंपोनेंट के पैरेलल होगा तो ई वाली निकल जाएंगी, सिर्फ ई निकलेगी, ओ रुक जाएगी उस केस में, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। और जब ओ के सामने, जैसे आपको मैंने ये पोलराइड रहता है आपका, ये पोलराइड है, आप ऐसे कंपोनेंट भेजोगे तो ये सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप इसी के सामने आप अगर इस लाइट को रखते हैं यहाँ पे और आप कंपोनेंट ये वाले रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे नो लाइट मिलेगी ना। तो आप सोचिए, अगर आप पैरेलल वालों के इस कंपोनेंट के पैरेलल लगोगे तो ये निकल जाएंगे, डॉट वाले सारे के सारे रुक जाएंगे, डॉट वाली रेज रुक जाएंगी। और अगर आप इसको तिरछा करके रखोगे तो डॉट वाली निकल जाएंगी और ये वाली सारी रुक जाएंगी। तो इस तरीके से अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं बाय डबल रिफ्रैक्शन। इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म की बाकी की थ्योरी तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा व्हाट्सएप पे लिखने के लिए। अब ऐसे थोड़ा सा उसका मैं प्रिंसिपल आपको समझा देता हूँ। निकोल प्रिज्म के अंदर क्या करते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल होता है, उसको हम उसकी ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग कट करके इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी मैं सब लिखने वाला कॉन्सेप्ट इसमें भेज दूंगा। यहाँ पे बीच में हम एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम
सीमेंट को यूज करते हैं विच इज आर ट्रांसपेरेंट सीमेंट। तो मैंने क्या किया, कैल्साइट क्रिस्टल लिया, ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग कट किया, उसको 2 पार्ट बना दिया, उसके 2 पार्ट के बाद उसको चिपका दिया कनाडा बाल्सम सीमेंट से, जो कि एक कैसा सीमेंट है, ट्रांसपेरेंट सीमेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हम एक लाइट रे डालेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट रे आएगी, ठीक है। ये कैल्साइट क्रिस्टल तो ऑब्वियस ही बात है, इसको 2 रे में डिवाइड कर देगा, एक ई रे में और एक आपके पास यहाँ पे ओ रे में, ठीक है। एक ई रे में और एक ओ रे में आपके डिवाइड कर देगा। अब ये जो 2 रे हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। अभी चलो एक चीज पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें लिख के दे रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं म्यू, एक मैं लिख रहा हूँ म्यू कनाडा बाल्सम, और एक लिख रहा हूँ मैं म्यू ई, ठीक है। जो म्यू होता है वो 1.66 है, 1.5 इसकी वैल्यू 1.55 होती है लगभग, और म्यू ई की वैल्यू होती है 1.49। कैल्साइट क्रिस्टल के लिए जो ऑर्डिनरी रे है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.66 है, कनाडा बाल्सम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.49 है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो डेंसिटी को बताता है। कनाडा बाल्सम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करो तो कनाडा बाल्सम के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कैसी है, रेयरर मीडियम है, ये रेयर हो गया। अगर लाइट रे, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है आपकी, ये ऑर्डिनरी रे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कनाडा बाल्सम में जाती है तो ये रेयरर है और ये डेंसर है। रेयरर से लाइट रे डेंसर में जा रही है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, कनाडा बाल्सम का ज्यादा है। लेकिन जब आप ऑर्डिनरी और कनाडा बाल्सम को कंपैरिजन करो तो कनाडा बाल्सम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ज्यादा है, तो लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है। ऑर्डिनरी की बात करें तो डेंसर से रेयर, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कनाडा बाल्सम का कम है। यहां पे ध्यान दो, म्यू ऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन म्यू कनाडा बाल्सम, तो ये आपके पास डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में जा रही है। और जबकि म्यू किसका, म्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज लेस देन म्यू कनाडा बाल्सम, तो कनाडा बाल्सम आपके लिए डेंसर मीडियम हो गया और ये आपका रेयरर मीडियम हो गया। अब जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो लाइट रे जब इस तरीके से एंटर करती है, रेयरर से डेंसर में जाती है, तो आपके पास इस तरीके से वो मुड़ जाती है, एंगल आई होता है तो ये एंगल आर बन जाता है। लेकिन जब वही लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है, आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, आई एंगल हो गया। जब ये एंगल को हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ये और दूर जाती है, और इंक्रीज करूंगा और दूर जाएगी। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ये आपके पास जो आर है वो 90 डिग्री हो जाता है। मतलब लाइट रे अवे होते 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 इसके अलोंग आ जाती है एक पर्टिकुलर एंगल पे। फिर अगर फर्दर आप एंगल को आई को ग्रेटर करते हैं, आईसी से क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हो एंगल, तो ये लाइट रे लौट के उसी मीडियम में आ जाती है। लाइट रे का उसी मीडियम में लौट के आ जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। मान लो वाटर है, ये आपके पास ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम, तो हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ा है क्लास 12th में हमने, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द लाइट रे कम्स बैक टू दिस सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होगा, जब लाइट रे डेंसर से कहां जाती है, रेयर मीडियम में। तो आप यहां पे देखिए, जो आपके पास ऑर्डिनरी रे है और कनाडा बाल्सम है, तो ऑर्डिनरी रे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कनाडा बाल्सम से, तो ऑर्डिनरी रे बिहेव्स लाइक अ डेंसर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयर में जाए और एंगल को आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो तो वो टकरा के वापिस आ जाएगी, ये इस तरीके से टकरा के वापिस आ जाएगी, और ये वाली रे आपकी बाहर चली जाएगी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये रे एक हिसाब से आपने एब्जॉर्प्शन करवा दिया, इस रे को रोक दिया, इस रे को पास करा दिया। तो अनपोलराइज लाइट आई आपकी, अनपोलराइज लाइट, उसमें से एक रे को आपने रोक दिया तो यहाँ पे आपको बाहर पोलराइज लाइट मिलेगी। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, कनाडा बाल्सम, और एक फिनोमिना यूज हो रहा है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 बातों का ध्यान रखना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, पहला लाइट रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि म्यू जो है ऑर्डिनरी रे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कनाडा बाल्सम से ज्यादा है, तो डेंसर टू रेयर जा रही है। और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एंगल शुड बी ग्रेटर देन, तो हम जो एंगल को रखेंगे वो हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से हम उसको जैसे ज्यादा रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल हम सिंपल साइन ए अपॉन साइन आर के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ये क्रिटिकल एंगल आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 69 डिग्री आता है, तो एंगल को हम 69 डिग्री से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा बनेगा उसको हम 69 डिग्री से ज्यादा रखते हैं,
तो ये क्रिटिकल एंगल है, आपके पास जो रे मिलेगी आपको इस तरीके से क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट रे मिलेगी। तो ये हो गया आपका निकोल प्रिज्म। बाकी इसको निकोल प्रिज्म को किस तरीके से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसकी सारी की सारी मैं कहानी आपको लेक्चर में उसमें भेज दूंगा, वो सिर्फ नोट करनी है। कॉन्सेप्ट मैं फिलहाल यहाँ समझा रहा था। एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें बीच में बताना भूल गया, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि म्यू ऑर्डिनरी जो है वो साइन आई अपॉन, इससे पहले वाले डायग्राम में साइन R1 था, म्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो था वो साइन आई अपॉन साइन R2 था। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना कि कैल्साइट क्रिस्टल के लिए जो R1 है वो छोटा होता है R2 से, या R2 बड़ा होता है R1 से, ठीक है। तो R2 के R1 से बड़ा होने की वजह से क्या होगा, जो आपके पास म्यू ओ है वो ग्रेटर देन म्यू ई होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऑर्डिनरी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ज्यादा होता है। R2 कैसे, देखो ऑब्वियस सी बात है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है। तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और वैल्यू बढ़ेगी तो ये टर्म अपॉन का नंबर बढ़ेगा तो ये टर्म छोटा हो जाएगा। तो म्यू है, ऑर्डिनरी की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ज्यादा होता है। तो आप सोचिए आपको म्यू को डिफाइन करना है। म्यू होता है C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम कहते हैं। पहले मीडियम को हम एयर लेके चलते हैं तो C अपॉन V करते हैं। तो आप सोचिए जरा, यहाँ पे इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए C अपॉन VO लिखूंगा और इसके लिए C अपॉन VE लिखूंगा। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो VE इज ग्रेटर देन VO। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो यहाँ वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले की वेलोसिटी ऑर्डिनरी वाले की वेलोसिटी से ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट ये फोटो भेजूंगा मैं आपको, तो वहां पे लिखा है, तो उसको समझ लेना। म्यू C बाई V होता है, तो इसके लिए VO आ जाएगा, इसके लिए VA आ जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, V इज ग्रेटर देन VO। मीन्स जो वेलोसिटी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वो ऑर्डिनरी वाली लाइट से ज्यादा होती है। तो हमने कॉन्सेप्ट देखा, डबल रिफ्लेक्शन देखा कि एक लाइट रे दो लाइट रेज में डिवाइड हो जा रही है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी लॉस को फॉलो करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को फॉलो नहीं करती है, बेचारी ये सीधी साधी है, लॉस को फॉलो कर रही है, इसलिए हमने इसको रोक दिया, यहाँ पे ये रुक गई। तो फिर कनाडा बाल्सम का यूज किया, तो कनाडा बाल्सम का यूज करने से हमने देखा ऑर्डिनरी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कनाडा बाल्सम से ज्यादा था, तो डेंसर से रेयरर में गई, जिसकी वजह से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये वापस आ गई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ से बाहर निकल गई। तो इस तरीके से हमने पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन एक टॉपिक पढ़ लिया। चलिए, थैंक यू।